आप सभी साथियों का स्वागत है हिंदी व्याकरण की क्लास में। मैं डीएस सैनी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं प्यारे साथियों हिंदी व्याकरण क्लास में। तो साथियों अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संधि को, और संधि में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें संधि पढ़ने से पहले किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपसे चर्चा की है। और चर्चा में मैं आपसे बात कर चुका हूँ संधि पढ़ने के लिए आपको बलाघात की या प्लुत की, है ना, संयोग की, अपवादों की, इनकी चर्चा अपन पिछली क्लास में ही कर चुके हैं। आज अपन संधि को चालू करेंगे। साथियों टाइम लग सकता है, समय लग सकता है, लेकिन अपन एक एक चीज को पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। कोई भी जल्दबाजी अपन को करनी नहीं है, आराम से पढ़ना है, एक एक चीज को साफ तरीके से पढ़ना है। ठीक है साथियों, तो आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो अपन चर्चा करने वाले हैं संधि पर। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है संधि। और यदि मैं आपसे संधि की मैं बात करूँगा तो संधि पर अपन चर्चा करेंगे। एक मिनट रुकेंगे। तो संधि पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो संधि में मैंने आपको साथियों पिछली क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ाई दिया है, और अब संधि में से आपसे क्या क्या सवाल यहाँ से बन सकते हैं ये अपन देखेंगे। तो देखो, एक तो आपको संधि का यहाँ पूछ सकता है विलोम शब्द, कि इसका विलोम शब्द क्या है। एक सवाल आपको यहाँ से पूछ सकता है संधि का नाम। संधि का नाम किसमें? संधि शब्द में। किसमें? संधि शब्द में संधि का नाम क्या है। और एक पूछ सकता है इसमें इसका सही विच्छेद क्या है इसका। और एक सवाल आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि कितने उपसर्ग है इसमें। आपको सीधा ही क्या काम है आपको उपसर्ग से, चलो उपसर्ग तो अपन का विच्छेद करते ही पता चल जाएगा। तो देखो, विलोम शब्द की यदि बात करूं मैं संधि का, तो वैसे तो इसका विलोम शब्द होता है विच्छेद, लेकिन कभी कभी इसका विलोम शब्द इसमें विकल्प में मिलता नहीं है, तो आप इसका विलोम शब्द याद रखेंगे विग्रह। दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। यदि दोनों विकल्प में हो तो आपको विच्छेद उत्तर करना है पहले, और विच्छेद नहीं है तो आपका उत्तर विग्रह होगा। संधि का नाम है तो इस शब्द में व्यंजन संधि है। कौन सी है? व्यंजन संधि इस शब्द में है। और यदि आगे की चर्चा करें अपन तो विच्छेद है, तो इसका विच्छेद आपको ध्यान रखना है सम प्लस धी है। ठीक है, अब ये व्यंजन संधि के कौन से नियम में आता है वो अपन आगे चल के चर्चा कर लेंगे। तो अभी अपन संधि के बारे में समझना चाहे तो इसका जो विच्छेद अपन ने पढ़ा है वो सम प्लस और क्या है आपका धी है। तो आप देख रहे हो सम का मतलब होता है पास पास, पास पास। धी का मतलब होता है धारण, धारण करना, या आप कह सकते हो बैठना बैठाना, बैठना बैठाना से ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पास पास ध्यान रखना है। और ये जो पूरा सम होता है इसका मतलब होता है बिना हलंत वाला, इसका मतलब होता है समान। ठीक है भाई, ये तो अपन जानते भी है पहले से भी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संधि का अर्थ है सम प्लस धी। पास पास धारण करते हैं यानी पास पास इसमें बैठते हैं। और इसमें पास पास कौन बैठते हैं? तो आप सभी को पता है कि पास पास में इसमें वर्ण बैठते हैं। पास पास में कौन बैठते हैं? वर्ण बैठते हैं। और यहाँ वर्णों में परिवर्तन आता है। क्या आता है? परिवर्तन आता है। यानी चाहे वो वर्ण में आ जाए, चाहे ध्वनि में आ जाए, चाहे मात्रा, मात्रा और ध्वनि का मतलब एक ही होता है, परिवर्तन होता है। और फिर यहाँ पर निर्माण हो जाता है किसका? संधि का। ठीक है, संधि का अर्थ है मिलाना, मिलाप करना है। ठीक है, तो देखिए आपको पास पास कौन बैठेंगे? इसमें वर्ण बैठेंगे और वर्णों में परिवर्तन होगा, चाहे वो वर्ण परिवर्तन हो, चाहे मात्रा परिवर्तन हो, यहाँ पर परिवर्तन होता है तभी क्या बनती है? संधि बनती है। तो आपको नॉर्मल सा ये ध्यान रख लेना है, यहाँ से ऐसा कोई विशेष खास सवाल नहीं बनता है। अगर आपसे चर्चा करना चाहूँ मैं इससे आगे, तो देखो जो आपकी किताबों में इसकी जो परिभाषा मिलती है संधि की, वो आपकी परिभाषा मिलती है कि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को
उत्पन्न ध्वनि विकार को, ध्वनि विकार, विकार, ध्वनि विकार का मतलब यहाँ पर होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ध्वनि विकार को संधि कहते हैं, को संधि कहते हैं। ठीक है ना? ये आपकी किताबों में इसकी परिभाषा मिलती है। अगर इसको और भी सरल तरीके से अपन समझना चाहेंगे तो बिल्कुल समझ लेंगे। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को अपन क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है। यानी दो वर्णों में आपका मेल होता है और दो वर्णों के मेल से जो ध्वनि विकार उत्पन्न होता है, यानी ध्वनि में जो परिवर्तन आता है, मात्रा में जो परिवर्तन आता है, उसका नाम ही आपका संधि है। देखो अपन छोटा सा एक उदाहरण देखते हैं, इससे अपन को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि रत्न, और इसमें आपको देना है आकर। मैंने एक शब्द लिया है आकर। देखो तो मैंने आपको ये बात पहले से कहा था कि आपको काफी पर्यायवाची याद होंगे। आकर का मतलब होता है खजाना। क्या होता है? आपको खजाना होता है ना, कोष होता है। तो रत्न में देखो आपका यहाँ पर ए आ गया और यहाँ पर आ गया इधर की तरफ, तो दोनों तरफ में ए और आ को मिलाकर आ बनता है। यानी यहाँ संधि बनती है आपकी, दीर्घ स्वर संधि बनती है, और ये बनता है रत्नाकर। रत्नाकर। और रत्नाकर किसको कहते हैं? तो एक पर्यायवाची आपको और याद हो गया है। रत्नाकर का मतलब होता है खजाना, ओ सॉरी समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है। रत्नों का खजाना कौन होता है? समुद्र होता है। एक रत्न गर्भा और आता है। रत्न गर्भा का मतलब जिसके गर्भ में रत्न है, तो वो तो होती है भूमि, मातृभूमि पृथ्वी, और रत्नाकर होता है समुद्र। तो देखिए यहां मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि दो वर्णों के मेल से, तो देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ए, और दूसरा जो शब्द मिल रहा है इसका पहला वर्ण है आ। तो दो वर्णों का मेल हो रहा है और विकार उत्पन्न हो रहा है कि दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता है? आ। तो इसको आ को जब मिला देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगी? आपकी संधि। तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहेंगे? अपन संधि कहेंगे। बस इतना सा आपको याद रखना है। परिभाषा वैसे इसकी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी पूछता है तो अपन को ये याद रख लेना है। ठीक है? और संधि से पहले आपको बलाघात, आपका प्लुत जिसमें स्वर बलाघात, व्यंजन बलाघात, स्वर प्लुत, व्यंजन प्लुत, संयोग, अपवाद, इन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। क्लियर हुआ बात? अब देखिए ध्यान से। तो ये तो मैंने आपको क्या है, मोटी मोटी बात बताई है। अब अपन इसकी क्या पढ़ते हैं? परिभाषा अपने शब्दों में। ये तो अपन ने किताब के शब्दों में पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न ध्वनि विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर मैं आपको अपने शब्दों में अपन इसको और सरल तरीके से याद करना चाहें अपन, तो आप देख सकते हो यहां संधि की परिभाषा। क्या देख सकते हो अपन? संधि की परिभाषा। तो संधि की परिभाषा बहुत सरल सी है, तो आपको याद कर लेना चाहिए। देखिए दो शब्दों की संधि करते समय, दो शब्दों की संधि करते समय या मिलाते समय, है ना, दो शब्दों की संधि करते समय, की संधि, संधि का मतलब मिलाप। संधि का मतलब क्या है? यहाँ पर मिलाप। ठीक है? दो शब्दों की संधि करते समय, दो शब्दों की संधि करते समय प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का कौन सा वर्ण होगा? तो अपन ने अभी देखा है अंतिम वर्ण होगा। जैसे रत्न में अंतिम वर्ण ए था। ठीक है भाई? तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का, दूसरे शब्द का कौन सा वर्ण होगा? प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम वर्ण मिलकर, प्रथम वर्ण मिलकर, मिलकर ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन कह सकते हो इसी को। इसी को आप कह सकते हो मात्रा परिवर्तन, मात्रा परिवर्तन। इसी को आप कह सकते हो वर्ण परिवर्तन, वर्ण परिवर्तन। वर्ण परिवर्तन करते हैं इस प्रक्रिया को
को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पर आपको उदाहरण बताया था पहले, लेकिन फिर भी अपन एक बार देखेंगे इसको, अपन शॉर्ट भी बनाएंगे इसका। जैसे आपका यहाँ आपने एक शब्द लिया है पहला, फिर अपन ने यहाँ पर एक दूसरा शब्द लिया है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो यही बताना चाह रहा हूँ। ये आपका प्रथम शब्द है, ये आपका प्रथम शब्द है, ये आपका दूसरा शब्द है, दूसरा शब्द है। ठीक है भाई। अब पहले शब्द का तो कौन सा लेते हैं अपन? अंतिम वर्ण, यही तो लेते हैं ना अपन, अंतिम वर्ण। क्या लेते हैं अपन? अंतिम वर्ण। और दूसरे शब्द का कौन सा लेते हैं अपन? पहला वर्ण। कौन सा लेते हैं अपन? पहला वर्ण लेते हैं। और जब ये मिल जाते हैं दोनों तो यहाँ पर हो जाता है परिवर्तन। क्या हो जाता है? यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन होते ही वह क्या बन जाती है? संधि बन जाती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो मैंने यही कहा है कि दो शब्दों की संधि यानी मिलाप करते समय प्रथम शब्द का तो अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के ध्वनि परिवर्तन या मात्रा परिवर्तन या वर्ण परिवर्तन या विसर्ग परिवर्तन कह सकते हो आप, करते हैं। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं संधि। ठीक है ना। तो अपन ने काफी सारे उदाहरण देखे, जैसे स्वर संधि का अपन ने उदाहरण देखा था अभी, जैसे मैंने आपको रत्नाकर बताया। इसके अलावा अपन और काफी सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे मैंने आपसे कारा धन आगार कहा, कारा धन आगार, तो आगार का मतलब भी आपका होता है घर, है ना। तो ये होता है आपका कारागार। कारागार बोलते अपन कारागार, कारागार बोलते अपन जेल का घर, है ना। कारा का मतलब क्या होता है? जेल। तो आपको दो पर्यायवाची यहाँ पर याद हुए कि कारा किसको कहेंगे? जेल को। और आगार का मतलब क्या है? आपका घर है, घर है, महल है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं अपन कारागार। जैसे अपन व्यंजन संधि का उदाहरण ले तो कोई भी अपन ले सकते हैं आपके मन में आए जो कि यहाँ पर आपका जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन में होगा। बी धन सम मैंने आपसे कहा तो ये बनता है विषम। लेकिन ये विषम क्यों बना है? तो आपका ये वर्ण परिवर्तन होगा, है ना। जैसे अपन ने मन है प्लस हर कहा तो मन है प्लस हर है, ये आपका मनोहर बनता है। और ये विसर्ग में परिवर्तन क्यों हुआ? तो ये तो अपन नियम पढ़ेंगे आगे चल के, तब आपको समझ में जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर के परिवर्तन कर देंगे, इसी का नाम संधि है। यानी पहला शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है और इधर है, ये दोनों मिलकर के विसर्ग को ओ में बदल देते हैं, है ना। बी प्लस सम है तो ई के बाद से आता है तो से आपका मूर्धन्य से में बदल जाता है, दंत्य से मूर्धन्य से में बदल जाता है, स्लेट वाला से षटकोण में बदल जाता है। तो आपका बदल गया व्यंजन। कारा प्लस आगार में आ और आ मिलकर के आ बन गए हैं। कुल मिला के आपका सीधा सा का आपको ध्यान रखना है कि दो शब्दों की संधि करेंगे तो प्रथम शब्द का तो होगा अंतिम, दूसरे शब्द का होगा पहला, और ये दोनों वर्ण मिलकर के परिवर्तन करेंगे, इसी को कहेंगे संधि। तीनों तरीके के उदाहरण मैंने आपको बता दिए। जैसे ही अपन पढ़ना चालू करेंगे तो अपन को ये बात सारी समझ में आ जाएगी। क्लियर है भाई? अब चलते अपन इससे आगे। तो ये तो रही अपन की संधि की बात। अब बात करें अपन, ये तो परिभाषा हुई, अब बात करेंगे अपन संधि के भेद की। तो देखिए यहाँ मैं आपको डालता हूँ संधि के भेद। सबसे पहले देखो, जो चीजें जाननी है ना उनको जान लेना चाहिए। तो संधि के भेद, तो संधि के भेद अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन हमारी एनसीईआरटी या अधिकतर विद्वान संधि के भेद है वो आपके तीन ही बताते हैं, यानी आपके तीन प्रकार बताते हैं। और तीनों प्रकार मैं आपको बता देता हूं। मोटी पहचान यदि आपको याद रखनी, केवल मोटी, बाकी की डिटेल तो अपन को पूरी पढ़नी ही पड़ेगी कोई भी कंडीशन में। तो देखिए अपन इसके भेदों की यदि मैं चर्चा करूं ना आपसे, तो इसके भेद है आपके तीन। तीन कौन कौन से हैं? तो तीनों का नाम आप सभी जानते हैं। यानी एक तो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर स्वर संधि। कौन सी पढ़ेंगे अपन? स्वर संधि को पढ़ेंगे। और जो स्वर संधि अपन पढ़ने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा भी देखेंगे। एक अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर व्यंजन संधि। कौन सी पढ़ेंगे अपन? व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। और व्यंजन संधि के बाद में अपन एक संधि जो पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे अपन? विसर्ग संधि को। किसको पढ़ेंगे अपन? विसर्ग संधि को पढ़ेंगे, विसर्ग संधि को। अभी मोटी मोटी बातें चल रही है अपन को। देखो अपन को संधि पढ़ने से पहले कितनी सारी आवश्यक बातें होती है उनको अपन को याद करना है। ये आपकी नंबर 1 भेद है आपका स्वर संधि का, ये आपका नंबर 2 है, और तीसरी जो पढ़ेंगे अपन विसर्ग है। ठीक है भाई, तीनों प्रकार आपके सामने है।
मोटी पहचान अपन क्या याद रखेंगे, तो मोटी पहचान अपन को याद रखनी है कि यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण भी स्वर हो, यानी आपके शब्द को तोड़ेंगे आप तो दोनों तरफ स्वर आएगा। अब आपको इस बात का पता चला है कि परिवर्तन केवल स्वर में होगा। परिवर्तन किस में होगा बताओ? स्वर में होगा। परिवर्तन स्वर में होगा, क्योंकि दोनों तरफ ही स्वर आ रहे हैं तो परिवर्तन तो स्वर में ही होगा, चाहे पहले में हो जा चाहे अंतिम में हो जा। क्लियर है ना? स्वर में होगा तो वहां पर संधि आपकी स्वर ही होगी। जैसे अपन ने अभी उदाहरण लिया, जैसे मैंने आपको ये अभी प्लस ईप्सा ले लिया। अभी प्लस आपको क्या ले लिया मैंने? एक उदाहरण ईप्सा। ईप्सा का मतलब इच्छा है। ईप्सा का मतलब क्या है? इच्छा है। एक पर्यायवाची आपको याद हो गया कि ईप्सा का मतलब इच्छा है। अब देखो अभी में क्या है? ई है छोटी वाली, और इधर क्या है? आपकी बड़ी ई है ना? तो ये दोनों मिलकर के क्या बनती है? बड़ी ई बनती है, और ये शब्द बन जाता है आपका अभीप्सा। अभीप्सा का मतलब होता है विशेष इच्छा। विशेष इच्छा, आपकी कोई विशेष इच्छा है तो वो कहलाती है आपकी अभीप्सा। यानी आप देख रहे हो दोनों तरफ स्वर है, इधर भी स्वर इधर भी स्वर है। कितने ही सारे उदाहरण पढ़ोगे आप तो आपको दोनों तरफ स्वर मिलते हैं, तो वहां पर आपका उत्तर होता है सीधा सीधा स्वर संधि। तो साहब स्वर की परिभाषा क्या हुई स्वर संधि की? कि दो शब्दों की संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हो? स्वर हो, तो दोनों मिलकर के क्या करते हैं? वर्ण परिवर्तन, स्वर परिवर्तन, मात्रा परिवर्तन, उसी को अपन कहेंगे स्वर संधि। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल एकदम सरल है, इतना सा अपन को याद रखना है। दूसरी बात मैं आपसे बात करूंगा किसकी? व्यंजन की। तो व्यंजन में आपको तीन चीज आती है। देखो आपको स्वर के बाद में आपका क्या आ सकता है? एक तो व्यंजन आ सकता है। स्वर के बाद क्या आ सकता है? आपका व्यंजन आ सकता है। एक इधर व्यंजन आ जाए, मान लो पहले इधर व्यंजन आ जाए तो इधर स्वर आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ ही व्यंजन आ जाए तो आ सकते हैं व्यंजन संधि में। दोनों तरफ भी क्या आ सकते हैं? व्यंजन आ सकते हैं। दोनों तरफ क्या आ सकते हैं? व्यंजन आ सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए कि परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन व्यंजन में होगा। किस में होगा? व्यंजन में होगा। परिवर्तन व्यंजन में होगा। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। परिवर्तन जब व्यंजन में होगा तो आपको इस बात का पता है सीधा सीधा सा, परिवर्तन कहाँ होगा? व्यंजन में होगा, संधि व्यंजन हो जाएगी। जैसे अपन इसके छोटे छोटे से उदाहरण देख लेते हैं, दो तीन। तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। देखिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण लिया कि अभी प्लस सेक। अभी प्लस क्या लिया मैंने? सेक। अब आप देखेंगे इसको मिलाएंगे ना अपन, तो देखो अभी में क्या है? ई, और इधर क्या है? से। तो इधर तो स्वर है और इधर क्या है? व्यंजन, और इसको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अभिषेक। अब ये अभिषेक क्यों बना है इसका कारण तो अपन जानेंगे जब नियमों को पहचानेंगे तब। यानी लेकिन हमको इतना तो पता चला कि बदला तो व्यंजन ही है, ई में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है ना? जैसे मैंने आपके सामने ये एक बहुत सरल सा उदाहरण है, बाक प्लस ईस, है ना? बाक प्लस ईस। तो कै इधर व्यंजन है, इधर व्यंजन है, इधर स्वर है, लेकिन बदलेगा कौन? कै। तो ये क्या बनेगा आपका? बा और गे आधा, क्योंकि कै आधा है तो गे भी आधा है, इसमें बड़ी ई मिल जाएगी तो ये बन जाएगा बागीस। वाणी का इस पर गुरु बृहस्पति, है ना? व्यंजन व्यंजन मिल गया आपका। सत प्लस शास्त्र, सत प्लस शास्त्र कह दिया मैंने। तो यहाँ देखो ये तय भी बदलेगा और ये से भी बदलेगा और ये बदलेगा सतशास्त्र में। सतशास्त्र। अब ये क्यों बदला है ये तो अपन नियम देखेंगे एक एक चीज को, ठीक है ना? लेकिन मैंने केवल इतना बताया है कि स्वर के बाद व्यंजन आ सकता है, व्यंजन के बाद स्वर आ सकता है, व्यंजन व्यंजन दोनों तरफ आ सकते हैं। जैसे यहाँ भय में ई स्वर है और स्वर के बाद से व्यंजन है, और यहाँ बदल गया से षटकोण में। बाक प्लस ई से इधर व्यंजन है इधर स्वर है, और ये कै किस में बदल गया? गे में। अब ये बदलने वाली बात है वो अपन आगे चल करेंगे। और सत प्लस शास्त्र में व्यंजन ये भी बदल गया और ये भी बदल गया, दोनों व्यंजन बदल गए। अब ये क्यों बदले तो ये तो अपन देखेंगे आगे चल के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ध्यान रखना है परिवर्तन किस में होगा? व्यंजन में होगा। ठीक है भाई, अगला चलते हैं अपन। विसर्ग संधि में विसर्ग आता है और विसर्ग के बाद में क्या आता है? स्वर आता है, और यह विसर्ग के बाद में क्या आता है? व्यंजन आता है। क्या आता है आपका? व्यंजन आता है। लेकिन इस बात का हमको पहले से पता है कि परिवर्तन किस में होगा? परिवर्तन विसर्ग में ही होगा, है ना भाई? विसर्ग संधि में विसर्ग में, परिवर्तन विसर्ग में होगा, में होगा। ठीक है,
इसके काफी सारे उदाहरण अपन आगे चल के देख लेंगे। अभी एक देख लेते हैं। जैसे मन है प्लस हर मैंने आपको अभी दिया, तो ये बना आपका मनोहर। क्या बना आपका? मनोहर बना, यानी विसर्ग किस में बदल गया? ओ में बदल गया बस। तो ये विसर्ग क्यों बदला, ये कारण तो अपन आगे चल के देखेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है मेरा कि परिवर्तन विसर्ग में होगा। तो स्वर संधि में तो परिवर्तन स्वर में होगा, व्यंजन संधि में परिवर्तन व्यंजन में होगा, और विसर्ग संधि में परिवर्तन किस में होगा? विसर्ग में। तो आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है कि स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर आएंगे, दोनों तरफ स्वर आएंगे। इसमें इस तरीके से तीनों तरीके से आ सकता है, और विसर्ग संधि में ये दो तरीके से शब्द आपके सामने आ सकते हैं। तो एक एक शब्द को जब अपन क्लियर करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ, शानदार तरीके से गुरुजी समझ में आ गए। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे अपन? स्वर संधि को। तो नंबर 1 पर आप हेडिंग डाल लेंगे स्वर संधि। तो अपन पढ़ने वाले अपन स्वर संधि को। तो ये लो साहब, स्वर संधि आपके सामने आ गई है। तो स्वर संधि में अपन चलते हैं। सबसे पहले ये आ गई आपकी स्वर संधि। स्वर संधि आ गई, ठीक है भाई। स्वर संधि आपकी नंबर 1 संधि है। नंबर 1 पर इसको पढ़ने वाले हैं अपन। स्वर संधि में सबसे पहले तो अपन इसकी क्या देखेंगे? परिभाषा देखेंगे, है ना भाई। देखो, सबसे पहले तो परिभाषा देखेंगे, जो आप सभी जानते हैं, कोई विशेष बात नहीं है परिभाषा में, तो है ना भाई। परिभाषा देखिए, दो शब्दों की संधि करते समय शब्दों की संधि करते समय प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। परिवर्तन केवल स्वर में ही हो तो वहां स्वर संधि होती है। ठीक है भाई, क्लियर है ना। वो जो मैंने पहले बताया वही लिखा है मैंने। इसके 5 भेद होते हैं। 5 भेद कह दो, प्रकार कह दो, मतलब एक ही है। 5 प्रकार कौन से हैं? तो आप सब जानते हैं 5 प्रकार इसके। नहीं जानते हैं तो अब सीख लेंगे अपन। एक तो होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है इसका आपका गुण स्वर संधि, तीसरा होता है इसका यण स्वर संधि, वृद्धि ले लेते हैं अपन यहाँ पे, सही क्रम तो वृद्धि का है, वृद्धि स्वर संधि। और चौथा आप पढ़ने वाले हैं यण स्वर संधि, और 5वां है इसका अयादि स्वर संधि। ठीक है ना भाई, ये आपके 5 भेद होते हैं इसके। क्लियर है।
अब इन 5 भेदों में आपको क्या क्या याद रखना है, तो वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, वो आपको याद रखनी है। 5 भेद क्लियर है आपको सभी को, सबको आता है। इनके संस्कृत में अलग अलग सूत्र चलते हैं, लेकिन संस्कृत से हमारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। अकह सवर्ण दीर्घ अधिंग गुण है, वृद्धि रेची कोई अणची एचो है भयाव, लेकिन हमको संस्कृत पढ़नी नहीं, हमको तो हिंदी पढ़नी है, सीधा सीधा साग। तो आप हिंदी की बात करें केवल, है ना। तो 5 चीजों में अपन को मोटी मोटी चीजें क्या याद रखनी है, वो मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। नंबर 1 है आपकी दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 है आपकी, वो है आपकी गुण स्वर संधि। तीसरी है आपकी वृद्धि स्वर संधि। चौथी है आपकी यण स्वर संधि। और 5वीं है आपकी अयादि स्वर संधि। ठीक है भाई। अब इसमें आपको मोटी बातें याद रखनी है ना, वो मेरी बात आपको ध्यान रखनी है। मोटी बता रहा हूं, मोटी बात बता रहा हूं, अंदर की बात तो आगे चलेगी। अभी मोटी ध्यान रखनी है आपको कि इसमें से एक संधि ये दीर्घ है, ये समान स्वर संधि है, समान स्वर संधि है। कौन सी वाली बताओ, कौन सी वाली बताओ? दीर्घ स्वर संधि है, ये समान स्वर संधि है, क्योंकि इसमें समान स्वर मिलेंगे, ठीक है ना। और चारों की चारों ये आपकी, ये जो 4 बची है, ये 4, ये आपकी असमान स्वर संधि है, असमान स्वर संधि है, ठीक है। एक ही संधि है वो आपकी समान है, कौन सी? दीर्घ। बाकी की चारों चारों क्या है आपकी? असमान है। क्लियर, याद रह जाएगी। अब देखो इसमें आपको मोटी पहचान अभी जो याद रखनी है वर्तमान में, वो तो आपको याद रखनी है कि इसमें एक तो आ का निर्माण होता है, एक बड़ी का निर्माण होता है, एक बड़े ऊ का निर्माण होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में गुण स्वर संधि में आपको एक ध्यान रखना है, एक मात्रा, लेकिन हमेशा नहीं, एक मात्रा आती है यहाँ पर, एक मात्रा आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कैसे आती है? जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे आपका कमलेश है ना, कमलेश, जैसे मैंने कहा दामोदर, दामोदर है ना, जैसे मैंने कहा आपका वर्षर्तु है ना, इस तरीके से वर्षर्तु, इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक मात्रा दिखाई देती है। वर्षर्तु में कोई मात्रा दिखाई नहीं देगी, अर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। एक मात्रा अपन को मोटी पहचान इसमें याद रखनी है। वृद्धि स्वर संधि है, इसमें आपको ध्यान रखनी है 2 मात्रा। कितनी मात्रा रखनी है? 2 मात्रा आती है इसमें, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जैसे आपको उदाहरण आ गया मतैक्य, ठीक है ना, इस तरीके से जैसे आपका आ गया महैश्वर्य, महैश्वर्य है ना, जैसे आपको आ गया जलौघ, जलौघ, ये 2 मात्रा आपको ध्यान रखनी है मोटे तौर पर। अभी तो बाकी का आगे अपन बात करेंगे, इसको खोल खोल के पढ़ेंगे, है ना। 2 मात्रा और जगह पे आ सकते हैं। यण स्वर संधि है, इसमें क्या याद रखना आपको? आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद, आधे वर्ण के बाद यह वह दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है भाई। आधे वर्ण के बाद यह और वह दिखाई देंगे। अयादि में आपका एक तो आय बनता है, एक आपका आय बनता है, और एक आपका अब बनता है, और एक आपका आव बनता है, ठीक है ना। ये बनते हैं आपका ए का, ये बनता है आपका आई का, ये बनता है आपका ओ का, और ये बनता है आपका औ का। बस मोटी पहचान अभी आपको इतनी सी याद रखनी, बस इतना याद रख लोगे तो ये समझो आपका 20% मामला इसका सेट हो चुका है संधि का। दीर्घ स्वर संधि है, समान स्वर संधि है, ये चारों असमान है, यानी अलग अलग स्वर मिलेंगे, इसमें समान मिलेंगे। समान स्वर का मतलब है जिन 2 स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही हो, वो होते हैं समान। तो समान स्वर संधि है। आप देखेंगे यहाँ पर ई ऊ आ गया, आपका एक मात्रा आ गई, है ना। यहाँ एक मात्रा होगी, यहाँ 2 मात्रा होगी,
यहाँ पर आपके आधे वर्ण होंगे और यहाँ आए आए अब आव होंगे। क्लियर है ना आपका? तो आपको ये ही ध्यान रखना है, क्लियर ध्यान रखना है। अब मैं इससे आगे की बात करूंगा ना आपसे, तो मैं अब सबसे पहले चलूंगा दीर्घ स्वर संधि पर। किस पर चलूंगा? दीर्घ स्वर संधि पर। तो सबसे पहली नंबर की आपकी संधि है वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है बात। अब इसकी परिभाषा अपन देखना चाहे तो वही इसकी सरल सी परिभाषा है जो आप पहले से जानते हैं। एक तो अपन को ये याद रखना कि यह है समान स्वर संधि है, समान स्वर संधि है। इसमें दो समान स्वर मिलकर, इसमें दो समान स्वर मिलकर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ, दीर्घ का मतलब बड़े, दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, है ना भाई? जैसे, तो जैसे मैं ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं वो पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते होंगे, कक्षा 5 का बालक भी जानता होगा। तो इसको अपन दो तरीके से याद कर सकते हैं। देखो, अपन ऐसे ए को मिला सकते हैं तो भी आपका यहाँ आ ही बनता है। अपन ऐसे आ को मिला सकते हैं तो भी आपका आ ही बनता है। यदि मैं आ से आपको ए को मिला दूं तो भी आपका आ ही बनेगा। ठीक है। और यदि मैं आ मिला दूंगा तो भी आपका क्या बनेगा? आ ही बनेगा। क्या बनेगा? आ। तो अपन ई को मिला सकते हैं, ऊ को मिला सकते हैं। इस तरीके से अपन तीनों को मिला करके बना सकते हो। बाकी का मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं कि देखिए, आप ये ए है, ये आ है, ठीक है। और ए आ से आप किसी भी तरीके से ए और आ को मिलाएंगे, वो तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि ए कहाँ आएगा और आ कहाँ आएगा। चाहे ए से ए मिले, चाहे ए से आ मिले, चाहे आ से ए मिले, चाहे आ मिले, निर्माण तो आपका किसका होगा? आ का ही होगा। क्लियर है ना भाई? वही चीज लिखिए, ये लिख दो चाहे ये लिख दो। इसी तरीके से अपन ई और बड़ी ई है, इसको जैसे ही आप मिलाओगे, किससे? ई से। चाहे छोटी से मिलाओ चाहे बड़ी से मिलाओ, याद तो हमको रखना पड़ेगा कि छोटी कहाँ आएगी चाहे बड़ी कहाँ आएगी। किसी भी तरीके से मिला दो तो निर्माण तो आपका यहाँ पर क्या होगा? बड़ी ई होगा, है ना भाई? इस तरीके से आप ऊ वाला याद रख सकते हो कि यदि ऊ के बाद में किसी भी तरीके से हम ऊ को मिलाते हैं, किसी भी तरीके से हम ऊ और ऊ को मिलाते हैं तो यहाँ जो निर्माण होता है वो बड़े ऊ का ही होता है। क्लियर है ना? ये एकदम सरल से नियम है इसके, जिनको सभी लोग जानते हैं। चाहे कैसे भी मिलाओ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, लेकिन बड़े ऊ का निर्माण होगा। कैसे भी ए आ को मिलाओगे बड़ा आ बनेगा, ई को कैसे मिलाओगे बड़ी ई बनेगी। अब ये छोटी ई कहाँ आएगी बड़ी कहाँ आएगी, ये तो यही परीक्षा है तुम्हारी। इसी बात की परीक्षा लेना चाहता है कि भाई तुम इस चीज को याद रखो कि छोटी ई कहाँ आएगी और बड़ी कहाँ आएगी। यही तो पूछना चाहता है आपसे, वो यही पूछना चाहता ना, बस यही पूछना चाहता है। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटी ई कहाँ आएगी और बड़ी ई कहाँ आएगी। ये तो मैं आपको बताऊंगा तरीके, जहां पर तरीके है। क्लियर हो जाएगा आपको? चलें तो अब अपन चलते हैं उदाहरणों पर। उदाहरण आपको कैसे पूछेगा, पहले मैं 4-5 उदाहरण बताता हूं, फिर मैं आपको ले चलता हूं आगे। ठीक है, देखिए जैसे अपन ने एक उदाहरण पहले कारागार लिख लिया था। कारागार, कारागार, कारागार लिख लिया अपन ने। जैसे आपको यहां पर एक दे देगा वार्ड वा नल, है ना। जैसा आपको दे देगा वो नीलांबर, है ना भाई। अब आपको एक तो पूछ सकता है इनका सही संधि विच्छेद क्या है। तो कई जगह पर 2-2 उत्तर भी होते हैं, उनमें से हमें क्या चुना जाता है वो अपन को देख रहा है।
अब अपन को वो विकल्प बनाएगा इसमें, देखो जैसे आपको ए बना दिया, जैसे आपको बी बना दिया, जैसे आपको सी बना दिया, जैसे आपको डी बना दिया। तो आपको ए में देगा वो कैसे, देखो जैसे कार धन आगार दे दिया, ऐसे आपको देगा जैसे वो कारा धन आगार, जैसे आपको देगा वो कार धन एगार, और फिर देगा आपको कारा धन एगार। ठीक है ना भाई, ये चीज देगा वो अपन को। अब अपन के दिमाग में पहले से अपन ने इतना कर रखा है कि भाई आ बनेगा, वहां तो मैं कर लूंगा चुटकियों में, दीर्घ संधि होगी भाई, नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? जब तक अपन को अर्थ का पता नहीं है तब तक हम इसका उत्तर सही नहीं कर सकते। कैसे भाई? देखो यहाँ ये देखो आप ए है, इधर आपका आ गया, कारा में आपका आ है और इधर आपका आ गया, यहाँ कार में ए है और इधर आपका ए है, और यहाँ कारा में आ है और यहाँ पर ए है। आप बताओ मुझको कि ये तो सब में ही आ बन गया, सब में क्या बन गया? आ बन गया। अब क्या करूं? तब तक हमको शब्द का अर्थ पता नहीं हो तब तक हम इसका उत्तर सही नहीं चुन सकते, नहीं चुन सकते किसी भी कंडीशन में। तो फिर क्या करें हम? तो हम क्या करें? तो हमको पता है कि कार का मतलब तो कुछ होता ही नहीं है, कार तो चलाने वाली होती है, आगार का मतलब घर होता है, तो कार का कोई घर होता नहीं है, और कारा का मतलब होता है जेल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो कारा का मतलब जेल है, आगार का मतलब घर है। तो आपका उत्तर यहीं पे बन गया। कार प्लस अगार का कोई मतलब नहीं होता है और एगार का मतलब कोई नहीं होता है। ये आपके गए उत्तर तीनों। तो आपके समझ में आ गई क्या बात? आपका उत्तर होगा बी। इस तरीके का सवाल आपको पूछने वाला है ताकि हम भ्रम में पड़ जाए। अगला दिलते हैं अपन बाडवा नल पर। देखो ऐसा ही सवाल फिर पूछेगा आपको, इस तरीके से पूछने वाला है तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे देगा बडवा, वडवा प्लस अनल, अनल दे देगा। आपको दे देगा बाडवा, वाडवा प्लस अनल, है ना। एक दे देगा आपको वाडव धन अनल, ये दे देगा आपको, है ना। एक दे देगा आपको वाडव धन आनल, आनल, ये देखो। अब यहाँ आपको आ वाली कहानी हम करें याद, तो आ तो सब जगह बन रहा। देखो यहाँ पर आ, यहाँ पर क्या है आपका आ है, यहाँ पर क्या है आपका ए है, यहाँ पर क्या है आ है, यहाँ पर क्या है ए है, यहाँ पर क्या है ए, और यहाँ पर भी ए है, और यहाँ पर ए है, यहाँ पर आ है। अब इस तरीके से तो हमको पता चल रहा है कि सब जगह आ बन रहा है, तो हम क्या करें फिर? तो अपन को पता होना चाहिए कि बाडवा नल किसको कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को। किसको कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो देखिए यहाँ बडवा का अर्थ तो होता है घोड़ी, तो घोड़ी में कोई लगने वाली आग है नहीं है। ये अनल का मतलब आग होता है, इसका मतलब ये गया उत्तर। तो यहाँ बाडवा का मतलब भी कोई नहीं होता, बाडव का मतलब होता है समुद्र। बाडव का मतलब क्या होता है आपका? समुद्र होता है। तो एक पर्यायवाची आपको याद होना चाहिए कि बाडव किसका पर्यायवाची? समुद्र का। तो और अनल किसका पर्यायवाची? आग का। तो आपका उत्तर यहाँ सी है, और बाडव प्लस आनल का कोई मतलब नहीं है। हो गया काम। इस तरीके से आपको क्लियर क्लियर याद रखना है। चले, जैसे आपको दिया यहाँ पर ए, आपको दिया नील धन अंबर, अंबर, अंबर का मतलब आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है ना। और बी में आपको दे दिया नीला धन अंबर, ठीक है भाई। और सी में आपको दे दिया नील धन अंबर, और डी में आपको दे दिया नीला धन अंबर, नीला धन अंबर। अब आपको इस बात का पता चला होगा, क्या पता चला होगा? ये पता चला होगा आपको कि ये तो गलती हो गई भाई साहब, यहाँ तो सब जगह आ बन रहा है, तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे क्या करना है? तो देखो पहला उत्तर आपका नील ही होगा, पहला उत्तर आपका नील ही होगा, क्योंकि इसका मूल शब्द है
वो क्या है, नील है, इसलिए आपका उत्तर ए ही सही है। और अगर ये विकल्प में नहीं है तो आपका सेकंड उत्तर नीला हो सकता है ना, नीला कपड़ा। तो नील मूल शब्द है, मूल शब्द का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। तो नील आपका मूल शब्द है, नील धन अंबर, नीला कपड़ा, नीला वस्त्र। और जब नीला नहीं है, नील नहीं है, तो नीला वाला उत्तर आपका माना जा सकता है। आंबर का कोई मतलब नहीं, आंबर का कोई मतलब नहीं। इस तरीके से आपको संधि में उदाहरण पूछेगा और वहां पर हम खाते रहेंगे चकमा। तो मैं आपको बहुत ही सारे उदाहरण लिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी उदाहरण आपका छूटे नहीं। और जो उदाहरण आपने एक बार पढ़ लिया, देख लिया, तो उसको तो विकल्प में आते आते याद दिया जाता है। विकल्प जब आता है तो याद आ जाता है। जैसे हमने हमारे फूफा जी को, बुआ जी को, किसी को बहुत दिनों में देखा, 10 साल में, इसमें कुछ परिवर्तन हो गए हैं बहुत सारे, लेकिन हम एक दिन एक बार तो कहेंगे यार कहीं न कहीं देखा इसको मैंने। करेंगे ना अपन ऐसे। जब अपन ऐसे करते हैं इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उसको हम पहचान रहे हैं। तो ऐसे विकल्प पहचानने में जाते हैं एग्जाम में कि यार ये है इसका उत्तर। तो समझ गए आप, बात क्लियर है। तो इस तरीके से अपन दीर्घ जो संधि है उसके काफी सारे अच्छे अच्छे उदाहरण पढ़ेंगे। अच्छा, बात आती है सर मूल शब्द को कैसे पहचाने, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ मूल शब्द पहचानने का तरीका। देखो, तब मैं उदाहरण लिखूंगा अभी। मूल शब्द पहचानने का तरीका, मूल शब्द पहचानने का तरीका, पहचानने का तरीका। देखिए ध्यान से, आपको यहां दिया दो उदाहरण दे देता हूं मैं आपको। ऐसे फलताएं, असफलताएं, एक शब्द आपको ये दे दिया, ठीक है। और एक आपको दे दिया पूर्वौपनिवेशिक। ये उदाहरण आपको आ गया और आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें मूल शब्द कौन सा है। यही तो पूछेगा आपसे कि मूल शब्द कौन सा है। तो आप क्या करोगे, देखो आपको विकल्प ए में देगा वो असफल। क्या देगा वो आपको, असफल मूल शब्द आपको देगा, असफल दे देगा। बी में वो आपको दे देगा सफल, सी में दे देगा आपको वो सफलता, सफलता, और डी में आपको दे देगा वो फल। क्या दे देगा वो आपको, फल। क्लियर हुआ। अब आपको पूछना है कि सर इसमें मूल शब्द कौन सा है। तो कई लोग तो करेंगे कि असफल है, कई करेंगे सफल है, कई करेंगे सफलता है, कई करेंगे फल है। तो पक्का तो पता ही नहीं है, पक्का तो पता ही नहीं कौन सा है। तो ध्यान से सुनो, मैं आपको बताता हूँ तरीका। तरीका क्या है, तो आपको मैं यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक नोट लिख रहा हूँ, वो नोट आपको याद रखना है। वो नोट क्या है, वो नोट ये है। देखो, जिस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं और प्रत्यय जुड़े होते हैं वह मूल शब्द नहीं होता है, वह मूल शब्द नहीं होता है। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब आप देखेंगे इस शब्द पर चलेंगे तो देखो इसमें ए उपसर्ग जुड़ रहा है, इसमें से उपसर्ग जुड़ रहा है। तो उत्तर तो यही निकल गया, आपके पास क्या बच रहा, फल। इसमें से उपसर्ग जुड़ रहा है, इसमें से उपसर्ग है, ता प्रत्यय है, तो आपका उत्तर क्या बच गया, डी। हो गया ना काम। क्लियर। जैसे पूर्व उपनिवेशिक में देखते हैं अपन, जैसा आपको यहां देगा वो कि इसका मूल शब्द क्या है, उपनिवेश, उपनिवेश, ये दे देगा आपको उपनिवेश, है ना। बी में दे देगा आपको निवेश, निवेश, है ना। और सी में दे देगा आपको निवेशिक। क्या दे देगा आपको, निवेशिक। और डी में आपको दे देगा वो केवल वेश। तो आप उत्तर कैसे निकालोगे बताओ, निकालो उत्तर। निकाल लिया होगा अब तो आपने। देखो इसमें उप जुड़ रहा है,
और नी भी जुड़ रहा है, तो उत्तर तो यहाँ ही निकल गया, बेस ही बच रहा है। इसमें नी उपसर्ग जुड़ रहा है, नी उपसर्ग और एक प्रत्यय जुड़ रहा है, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या है, डी है। कोई दिक्कत? बस ऐसी। तो अपन ने जब ये उदाहरण देखा अपन ने ये वाला, तो आप देख रहे हो यहाँ पर नील में आ प्रत्यय जुड़ रहा है, इसलिए मूल शब्द इसका नील है, और नील नहीं हो तब उत्तर आपका नीला सही माना जाएगा। क्लियर है क्या? चले अपन अब चलते हैं अपन एक एक उदाहरण पर, शानदार तरीके से उदाहरण करेंगे, हल मजे के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, चलो जी। आवाज तो आ रही है ना? आवाज प्रॉपर आ रही है? चलो तो देखिए साथियों, आपको बता देता हूं मैं, कुछ उदाहरण तो आपको ऐसे याद रखने हैं जहां पर उनके दो उत्तर हो सकते हैं। तो वो एक तो आपको इस तरीके का उदाहरण है कवितावली, जिसके आपके दो उदाहरण, आपको दो उत्तर इसके ध्यान रखने हैं। एक आपको ध्यान रखना है, वो आपको याद रखना नीलांबर, है ना, नीलांबर। एक ऐसा दो उत्तर वाला एक है कृपाचार्य, कृपाचार्य, ठीक है ना। इनमें तो अपन को दो दो उत्तर याद रखने हैं, वो कैसे याद रखेंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा, चिंता नहीं करने का। ठीक है भाई। अब देखो अपन ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें हमको यण संधि का वहम रहता है, तो वो भी अपन पढ़ेंगे, है ना। जैसे आपको एक तो याद रखना है स्वार्थ को, एक तो स्वार्थ में यण संधि का वहम रहता है, एक आपको पढ़ना है स्वभावलंबन, स्वभावलंबन। इसमें दो बै तो बिना चिरे हुए, एक चिरा हुआ बै है, ठीक है, स्वभावलंबन। एक शब्द आपको वो पढ़ना, आपको स्वाधीन, क्या पढ़ना है, स्वाधीन, ठीक है भाई। और फिर अपन को एक पढ़ना है आपको सत्यार्थी, सत्यार्थी, ठीक है। एक पढ़ना आपको सत्याग्रह, सत्याग्रह, है ना। एक पढ़ना आपको दैत्यारी, दैत्यारी, है ना। इनमें अपन को दो दो संधियों का वहम रहता है। जैसे आधे तय के बाद यह दिख रहा है तो अपन यण संधि भाग करके कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें यण नहीं है, ध्यान रखेंगे दीर्घ है। जैसे देखो आधे सह के बाद बै दिख रहा है, आधे सह के बाद बै दिख रहा है, आधे सह के बाद बै दिख रहा है, तो इनमें हम भाग करके क्या कर सकते हैं, यण संधि। तो जिनमें हमसे गलती होती है ना, वो तो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल एकदम सही, और उसके बाद में अपन को ध्यान रखना है कि और गलती अपन कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, चले क्या, चले चले, चलो चलो। तो देखिए इनके संधि विच्छेद आपको ध्यान रखने हैं, फिक्स मैं जो बता रहा हूं वो आपको याद रखने हैं। इसके दो उत्तर क्या है सर, एक तो इसका कवित है, कवित धन अवली, आपको ध्यान रखना, कवित धन अवली ध्यान रखना है। अवली का मतलब होता है माला, पंक्ति या कतार। तो कवित एक छंद होता है, और कवित छंद से ही कवितावली बनती है, ऐसा कहा है कुछ विद्वानों ने। और कवित विकल्प में नहीं हो तो फिर आपका उत्तर हो सकता है कवितावली, कविता प्लस अवली। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो उत्तर मैं पहले लिख रहा हूं वह उत्तर आपका पहले मान्य होगा, और वो नहीं है तो आपका दूसरा मान्य होगा। यहां पर आपका उत्तर पहले नील धन अंबर होगा। अंबर, अंबर का अर्थ वस्त्र होता है, मैंने लिख दिया है पहले ही। और ये नील नहीं होगा तो आपका उत्तर यहाँ पर होगा नीला धन अंबर, नीला धन क्या होगा, अंबर होगा। ठीक है भाई। कृपाचार्य में पहले कृप होगा, कृप धन आचार्य, कृप धन आचार्य, और फिर होगा आपका कृपा धन आचार्य, कृपा धन आचार्य। ये कौन है, क्या है, इसके बारे में बता देता हूँ एक मिनट में। कृप और कृपा संस्कृत में दो भाई बहन हुए हैं, और पहला जो भाई है बड़ा भाई वो तो है कृप, और जो बहन है इसकी वो है कृपा। तो संस्कृत में जो आचार्य बने तो पहले कृप बने थे, इसलिए इसका उत्तर पहले कृप माना जाता है और फिर इसका दूसरा उत्तर कृपा माना जाता है। तो आपको पहले वाला उत्तर पहले चुनना है। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्वार्थ का चले अपन, तो स्वार्थ में आपको ध्यान रखना है स्व धन अर्थ, स्व धन अर्थ, ये स्वार्थ होगा। स्व का मतलब अपना, अर्थ अपना अर्थ, ठीक है। ये आपका स्व धन अवलंबन होगा, अवलंबन, अवलंबन, अवलंबन का मतलब है आश्रित, खुद के आश्रित है स्वावलंबन, ठीक है। स्व यानी अपना होता है, स्व यानी अपना। क्लियर है,
स्वावलंबन होगा। क्लियर हुआ? स्वाधीन देखिए आप, ये होगा आपका स्व, धन अधीन, और वेरी मोस्ट है ये उदाहरण ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधीन जो शब्द है कई कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा अधीन, अधीन, तो ये शब्द आपका बिल्कुल गलत है। उत्तर आपका ये सही होगा, अधीन, खुद के ही अधीन है। ठीक है, और ये होगा आपका सत्य धन अर्थी। क्या होगा ये? सत्य धन अर्थी। अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, ग्रहण, ठीक है ना, ग्रहण करने वाला, सत्य को ग्रहण करने वाला। एक अर्थी ये और होता है, ये अर्थी होता है। इस अर्थी का मतलब होता है सब यात्रा, सब यात्रा, ठीक है, सब यात्रा, ठीक है, इसका मतलब ग्रहण करने वाला होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जो सबके लिए ले जाई जाती है ना वो अर्थी, जिसमें सबको लेटा कर ले जाया जाता है वो, तो युग्म शब्द याद रखना। इसका मतलब तो है ग्रहण करना, इसका मतलब है सबकी यात्रा में जो ले जाई जाती है वो लकड़ी की, वो है, ये है आपका, अच्छा, सत्यार्थी होगा ना, और ये है सत्य धन आग्रह। सत्य का आग्रह करना है वो है सत्याग्रह। और एक मोस्ट उदाहरण आपका ये भी है, खास बहुत ज्यादा, ठीक है, ये है आपका दैत्य, ये आपका दैत्य, और दैत्य और फिर है अरि। अरि आपको ध्यान रखना है, अरि का मतलब है यहाँ पर शत्रु, अरि का मतलब क्या है? शत्रु है, ठीक है, और दैत्य का मतलब है यहाँ पर राक्षस, और राक्षसों का जो शत्रु है वो है श्री कृष्ण। देखो श्री कृष्ण का एक नया पर्यायवाची आपको याद हो गया होगा कि ये श्री कृष्ण है, ठीक है, दैत्यारी कहते हैं श्री कृष्ण को। समझ में आ गई? तीन पर्यायवाची याद हो गए, श्री कृष्ण, राक्षस और शत्रु। अगर ये जो अरि आ गया आपका तो युग्म शब्द हाथों हाथ याद रखेंगे, ये है संबोधन। ये संबोधन, किसी को बुलाते हैं ना, किसी लड़का लड़की को, अरे ओ गुलाबो झाड़ू जरा ठीक से लगा, अरे ओ गुलाबो, तो जो मैंने बुलाया अरि, ये बड़ा अरि है, संबोधन है, और छोटा अरि का मतलब शत्रु है। क्लियर है? तो मैंने आपसे ये वादा किया है कि आपको युग्म शब्द साथ में याद करेंगे, पर्यायवाची करेंगे, जहां मौका मिलेगा आपको विलोम शब्द याद करेंगे, जहां मौका मिलेगा शब्द शुद्धि याद करेंगे, वाक्य शुद्धि याद करेंगे। देख लो आप, यहाँ पर सारी चीजें आ रही है, वाक्य शुद्धि वगैरह सारी बातें यहाँ पर आ रही है, क्लियर क्लियर आपको। देखो तो देखिए आप यहाँ पर आप देख रहे हो एक एक चीज को क्लियर क्लियर। तो आप देखिए, जैसे आपको ये शब्द पूछ लिया शुद्धि अशुद्धि में, शब्द शुद्धि में, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दो वह बिना चिरे हुए, एक वह चिरा हुआ है ना, तो आपको ध्यान रखना है। तो जहां मोस्ट लगा रहा हूं वो उदाहरण आपको याद रखने हैं खास तरीके से। एक इसमें आपका उत्तर यहाँ ध्यान रखना, मोस्ट कृपाचारी है, नीलांबर थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। बाकी के सभी याद करने हैं, मोस्ट ही लिखूंगा मैं जितने लिखूंगा, लेकिन ज्यादा मोस्ट है वो मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है भाई, चलो ये आ वाले उदाहरण अपन देख रहे हैं। अगला उदाहरण देखते हैं अपन। अब काफी सारे उदाहरण आपके सामने आने वाले हैं, काफी सारे उदाहरण आपके सामने आने वाले हैं। जैसे आपको देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था एक उदाहरण, खास उदाहरण मुझे याद आ रहा था, जैसे महार्णव, 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 जैसे आपका मुक्तावली, जैसे आपका मुक्ताकाश, मुक्ताकाश, ठीक है, मुक्तावली, मुक्ताकाश। कवितावली अपन ने पहले लिख ही लिया है, कवितावली क्या लिख लिया अपन ने, पहले ही लिख लिया है ना। अब अपन और उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे अपन ने कारागार है, ये अपन ने पहले लिख लिया, लेकिन अपन एक साथ जोड़ लेते हैं। कारागार, एक आपका बाढ़ व नल है,
वाडवा नल है। एक आपका दावा नल है, दावा नल है। एक आपका जठरा नल है, जठरा नल, जठरा नल है, ठीक है ना, जठरा नल है। एक आपका वीरांगना है, वीरांगना है। एक आपका वारांगना है, वारांगना है। एक आपका तंद्रालस है, तंद्रालस है। एक आपका है तंद्रालस के बाद में आपका वार्तालाप है, वार्तालाप उदाहरण आपको पूछ सकता है ना। इसके अलावा एक आपको पूछ सकता है द्राक्षासव। क्या पूछ सकता है आपको? द्राक्षासव पूछ सकता है, द्राक्षासव आपको भी पूछ सकता है। अब आपको इनके क्या करने हैं? हल करने हैं, इनका संधि विच्छेद आपको करना है। तो करो, देखे कौन कर सकता है, कौन आप में से इतना होशियार है कि इसको कर सकता है। फटाफट से करो, हैं, करो 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 करो। ऊर्ध्वाधर है, नयन अभिराम है ना। और देखो आप, जैसे आपको पूछ लिया ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। जैसे आपको पूछ लिया नयनाभिराम, नयनाभिराम। जैसा आपको पूछ लिया उसने मिष्टान्न, क्या पूछ लिया आपको? मिष्टान्न, है ना। जैसे आपको उसने पूछ लिया मिष्टान्न के बाद में इसकी खास उदाहरणों में एक आता है आपका अंत्याक्षरी, 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 है ना। और इसके उदाहरण काफ़ी अच्छे अच्छे उदाहरण इसके मिलते हैं। जैसे आपका सावधान है ना, सावधान है, सावधान है, सावधान है ना। जैसे सांग है, सांग, जैसे आपका सांग है ना। जैसे प्रांगण है, प्रांगण है। जैसे प्रार्थी है, जैसे प्राचार्य है, प्राचार्य है ना। ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें हम फंसे रह जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना। जैसे आपका 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 बता देता हूँ मैं, सप्ताह है, सप्ताह, सप्ताह है ना। पूर्वाहन है, पूर्वाहन है ना। ये अपवाद टाइप में, एक तो ये अपवाद टाइप में है, एक ये अपवाद टाइप में, ध्यान रखना, है ना। पूर्वाहन है। वैसे इनको मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, अपवाद में अलग से बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे आपका एक है अरावली है, अरावली। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको दे दिया गीतांजलि, गीतांजलि, तो गीतांजलि में ई छोटा ध्यान रखना है आपको, है ना। गीतांजलि। जैसे पुष्पांजलि, पुष्पांजलि, तो ये आपको ई आपको छोटा याद रखना है। यहाँ पर ई कैसे याद रखना है? छोटा याद रखना है। अगर आपने बड़ा याद किया तो आप वहां पर मारे जाओगे, आप वहां पर क्या करोगे? मारे जाओगे। आपका उत्तर क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, गलत हो सकता है ना। जैसे आपका मुरारी है, कामायनी है ना। कहते हैं तुम श्रद्धांजलि, श्रद्धांजलि, ठीक है ना। जैसे आपका मुरारी है, क्या है आपका? मुरारी है। ऐसे उदाहरण आते हैं जिसमें हम बड़े बहुत ज़्यादा चूक करते हैं, है ना। जैसे कुसुमास्तरण है, कुसुमास्तरण, कुसुमास्तरण है ना। कुसुमास्तरण है, कर सकते हैं इसको तो, है ना। द्राक्षावलेह है, द्राक्षावलेह है, द्राक्षा अवलेह है। यार उदाहरण तो इतने दे दूंगा परीक्षा में आपको कोई बाहर ही नहीं आ सकता, कुछ बाहर ही नहीं आ सकता, है ना। शंकास्पद है, हास्यास्पद है, हैं। चलो, जैसे आपको ये आ गया शंकास्पद, शंकास्पद आ गया। आपको हास्यास्पद आ गया, हास्यास्पद आ गया,
ऐसे उदाहरण आते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते, क्या करे क्या करे क्या करे। अरे टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है, हैं? और चलें क्या? द्वारकाधीश है ना? क्या करेंगे अपन? द्वारकाधीश। द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश के अलावा आपका उदाहरण आते हैं इसमें, मुरारी मैंने लिख ही दिया है। इसके अलावा और तो क्या बचा आपके पास में? सेवा आहर है। सेवा आहर, सेवा आहर तो लिखा है नहीं मैंने, सेवा आहर। कंटका किरण है, कंटका किरण, कंटका किरण। ये देखो ऐसे उदाहरण आएंगे जहां हम फंसे रह जाते हैं, तो गलती तो अपन को करनी नहीं है। रत्नाकर मैंने लिख ही दिया है पहले, है ना? तो काफी सारे अच्छे उदाहरण अपन ने लिखे हैं, याद रह जाएगा आपको। चलो अब अपन सबको हल करते हैं एक एक उदाहरण को। ये आ वाले उदाहरण देखें अपन ने, सारे क्या देखें? आ वाले उदाहरण। जहां मैं अर्थ लिखूं वहां आपको अर्थ साथ में लिखते चलना है ना? और आपको यहां तक मैंने लिखा दिया है। इसके बाद में अपन यहां से चलेंगे, तो आप देखिए महार्णव का मतलब है धन अर्णव। अर्णव का याद रखना आपको समुद्र। समुद्र सब जगह आ बन रहा है, ये बात ध्यान रखनी है। ये है आपकी मुक्ता धन अबली। अबली का मतलब पहले लिखा चुका हूं मैं, माला। मुक्ता का मतलब है यहाँ पर मोती, मोतियों की माला है। ठीक है भाई। मुक्त आकाश में यहाँ मुक्त आएगा और आकाश आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आकाश मुक्ति होता है, किसी पर टिका हुआ नहीं होता है। आकाश स्वतंत्र है। ठीक है भाई, इसलिए यहाँ मुक्त आएगा, यहाँ मुक्ता आएगा। ये कारागार मैंने पहले ही करवा दिया, काराधन आगार, है ना? जेल का घर, ये आपको मैंने पहले ही करवा दिया। बाड़व धन अनल, ये है आपका समुद्र में लगने वाली आग। ये है दाव, और दाव धन क्या करना आपको? अनल। अनल का मतलब आपका क्या है? आग है। और दाव का मतलब यहाँ क्या है? जंगल है। क्या है? जंगल, है ना? और मैं एक और उदाहरण लिख रहा था आपको, वो मुझे याद आ गया, मैं उसको लिखने वाला था, जो आपको बता देता हूं मैं। इंपॉर्टेंट है अभ्यारण्य। जिसमें तुम आधा भय लिखते हो वो गलत है, पूरा भय आएगा। अभ्यारण्य, ये पूरा भय आएगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना आपको। अभ्यारण्य, जो आधा भय लिखते हो वो गलत है। ठीक है भाई। चलो अगला करते हैं अपन जठरानल। तो ये है आपका जठर और ये है आपका अनल। तो जठर धन अनल, जठर का मतलब है पेट। तो ये है पेट में लगने वाली आग। तो तुमसे कहा मैंने कि वाक्यांश के लिए एक शब्द याद हो गए तो हो गए ना। तो ये तो हो गई जंगल में लगने वाली आग, ये हो गई ये तो हो गई समुद्र में लगने वाली आग, ये हो गई जंगल में लगने वाली आग। बाड़व समुद्र का पर्यायवाची है, पर्यायवाची याद कर लेना साथ में ही। कारा जेल का पर्यायवाची है, पर्यायवाची याद कर लेना साथ में ही, है ना? मुक्त का मतलब स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। एक एक चीज याद करना। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। जंगल में लगने वाली आग है जठरानल, पेट में लगने वाली आग है। वीरांगना में ऐसी स्त्री जो वीर है, वीर धन अंगना। अंगना का मतलब आपका स्त्री है। क्या है? स्त्री। ठीक है भाई। ये है बार, और बार धन अंगना, ऐसी स्त्री जिसने अपने अंगों को न्यौछावर कर दिया है। बार का मतलब न्यौछावर। न्यौछावर में एक मात्रा आएगी, ये बात ध्यान रखनी शब्द शुद्धि में। न्यौछावर में, त्योहार में, पड़ोसी में। न्यौछावर, त्योहार, पड़ोसी में एक मात्रा आती है। तो बार या न्यौछावर कर दिया है अंगना ने अपने अंगों को किसी के लिए, तो वहां उत्तर होता आपका वारांगना यानी वैश्या। यानी क्या है? ये वैश्या। ये क्या है आपकी? वैश्या। क्या है? वैश्या। ठीक है। तंद्रालस में मूल रूप ध्यान रखेंगे, तंद्रा, और अलस मूल रूप ध्यान रखेंगे, अलस। न की आलस करेंगे। अलस का अर्थ है आलस, अलस का अर्थ है आलस। मूल शब्द यहाँ अलस है, ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तंद्रा का मतलब है नींद,
नींदों में जो अपन आलस लेते हैं ना, सोते जगते हो फिर करते हो मुंह को, वो है तंद्रालस, है ना। ये है वार्ता, वार्ता धन आलाप। आलाप का मतलब है तरीका, बात करने का तरीका, आलाप। द्राक्षा सब ये है द्राक्षा, और ये है आपका आसव, ध्यान रखना, आसव, असब नहीं आसव। द्राक्षा का मतलब है दाख, दाख मुनक्का जिसको तुम बोलते हो वो दाख है। आसव का मतलब रस है या चटनी है, रस या चटनी। तो दाखों की चटनी, दाखों का रस, उसको बोलते हैं द्राक्षा सब। कितने सारे उदाहरण याद करवा दिए मैंने, कितने सारे उदाहरण याद करवा दिए। अब गलती नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में, कर लोगे याद। चले अगला चलते हैं अपन, अगला उदाहरण चलेंगे अपन। ऊर्ध्वाधर, ऊपर और नीचे, ये है ऊर्ध्व में ऊ बड़ा ध्यान रखेंगे, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, अधर नीचे या बीच में, ठीक है ना। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऊपर वाला अधर यानी होठ, अधर यानी होठ, ऊपर वाला होठ। ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर वाला होठ, और ऊर्ध्व का मतलब ऊपर भी होता है, अधर का मतलब नीचे भी होता है, बीच में भी, तो ऊर्ध्वाधर, ठीक है। नयन अभिराम, नयन धन अभिराम, अभिराम का मतलब है सुंदर नजारा, अभिराम सुंदर, ठीक है। तो जो नयनों को सुंदर लगता है वो नयन अभिराम है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्धि अशुद्धि में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मिष्ट प्लस अन्न, मिष्ट धन अन्न, मिष्ट का मतलब मीठा, मिष्ट का मतलब क्या है, मीठा अन्न है। ऐसे याद रखनी है, एक एक चीज रट के पटक देनी है, फिर देखता हूं मैं कैसे गलती होती है तुमसे, है। अंत्याक्षरी ये भी मोस्ट है आपका, है ना, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी। अंत्य का मतलब है आपका अंतिम, अंत्य का मतलब क्या है आपका अंतिम, और अक्षरी का मतलब अक्षर वाली। स्कूलों में करते हैं ना, बैठे अठाले क्या करे, करे ना कुछ भी काम, शुरू करे अंत्याक्षरी, ले हरि का नाम, हाँ भाई मैं से बोलो, तो वो है अंत्याक्षरी। सावधान, तो ये से कहाँ से बन रहा है, यहाँ से, तो ये होगा आपका से प्लस अवधान। अच्छा, किसी किसी को ये लग रहा है कि सर आप तो हमको तोड़ना तो बता ही नहीं रहे। तोड़ना आपको जहाँ से आ बन रहा है, जहाँ से आ बन रहा है, जहाँ से आ बन रहा है, जहाँ से आ बन रहा है वहीं से तोड़ना है। लेकिन तोड़ेंगे ना, उन शब्दों को याद रखना पड़ेगा, यहाँ और कोई इसका रास्ता नहीं है। तो टुकड़े आपको याद रखने पड़ेंगे, दीर्घ संधि में अर्थ पता होना चाहिए या टुकड़े पता होना चाहिए, तो ही कर पाओगे आप, नहीं तो नहीं। मैं भी नहीं कर पाता अगर जिस शब्द का मुझे पता नहीं है तो मैंने ये जो कलेक्शन किया आपका, कम से कम 20 बुकों का कलेक्शन है। एक किसी भी बुक में आपको राजस्थान की में, भारत की में, कहीं पे भी किसी भी एक बुक में उदाहरण नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी। ये आपका कलेक्शन बड़ा शानदार है, लेकिन अब पढ़ाते पढ़ाते इतने दिन हो गए कि ये सब याद हो गए, है ना भाई। सांग, तो ये हो गया से प्लस अंग, अंगों के साथ, अंगों के साथ। ये हो गया प्र धन अंगन, अंगन, और ये अंगन ध्यान रखना ये है अपवाद, अपवाद, ठीक है भाई। ये न में बदल जाता है। प्र धन अर्थी, प्र धन अर्थी का मतलब ग्रहण करने वाला या कहने वाला। प्र धन आचार्य, ये आपका सप्त, सप्त धन अहन होता है, लेकिन ये अहन है वो लुप्त हो जाता है। अहन का मतलब होता है दिन, और यहाँ पर ये मुख्य रूप से अह रहता है। अह का मतलब भी क्या होता है, दिन ही होता है। ये न आकर लुप्त हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्व प्लस ये होता है अहन, ठीक है ना, पूर्वाहन। तो ये दोनों ही आपके क्या है, अपवाद है, अपवाद है। मैं बता दूंगा बाद में चल के। ये है अर धन अवली, अरावली। क्लियर हुआ, हुआ क्लियर। चलो, ये सब चीज अपन को याद रखने, एक एक उदाहरणों को रट के पटकना है। गीतांजलि में ये है गीत प्लस अंजलि, अंजलि का मतलब है लाइन पंक्ति, है ना। अंजलि का मतलब ये अंजलि भी होता है, गीत पंक्ति भी होता है। ये है पुष्प प्लस अंजलि, है ना, पुष्प धन अंजलि, लेकिन ली छोटी ध्यान रखनी है। ये है आपका श्रद्धा,
धनंजलि, है ना। ये मुरारी है, मुर राक्षस के शत्रु, और ये है कृष्ण भगवान के पर्यायवाची, कृष्ण है मुरारी, मुर राक्षस के शत्रु। कुसुम धन आस्तरण, ये होगा आपका कुसुम, कुसुम का मतलब होता है फूल, फूल। आस्तरण का मतलब बिछोना, आस्तरण का मतलब है बिछोना। द्राक्षावले, ये है द्राक्षा प्लस अवले, पहले भी आ गया, पहले भी लिख दिया मैंने, फिर से लिख दिया था, है ना। दाखों की चटनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शंका धन आस्पद, ये आस्पद नहीं होगा, आस्पद होगा। आस्पद का मतलब है पात्र, जिस पर शंका की जाए, शंका का पात्र है। ये है आपका हास्य धन आस्पद, हास्य धन आस्पद है। ये है आपका द्वार का, हंसी का पात्र, ये है द्वार का, शुद्ध ऐसे ध्यान रखोगे। और ये रखना आपको अधीश, अधीश का मतलब होता है राजा, द्वारका का राजा कृष्ण। यहां होगा आपका सेवा धन आहर, और ये होगा कंटक धन आकीर्ण, आकीर्ण नहीं होगा, आकीर्ण ध्यान रखना है, आकीर्ण है कंटकों से बिछा हुआ, कंट का कीर्ण रास्ता, यानी कांटे बिछे हुए हैं। और वेरी मोस्ट आपको बता दिया मैंने, ये होगा ए भय, जिसमें भय नहीं है, डर नहीं है। ऐसा अरण्य यानी जंगल, ऐसा अरण्य, ऐसा अरण्य यानी जंगल, अरण्य यानी जंगल। तो आपको मैंने आपको ये सारे जितने उदाहरण बताए उनको सबको पढ़ना है, फिर इनमें से टेस्ट होगा, उन टेस्टों को आपको हल करना है। एक भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए टेस्ट में, अगर टेस्ट में गलत हुआ तो वो फिर मुझसे बुरा नहीं होगा। मैंने इतने सारे उदाहरण पढ़ा दिए कि अब इसके बाद यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये केवल अपन ने आ वाले उदाहरण पढ़े हैं। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे ई वाले उदाहरण, ये वाले बड़ी ई वाले उदाहरण। अगली क्लास में जो अपन का जो नियम था ना, ये वाला, कौन सा नियम अपन ने क्या पढ़ा, ये वाला कि ई से अपन ई को मिला देंगे किसी भी तरीके से, तो वहां पर निर्माण किसका होगा, बड़ी ई का। ये वाला नियम है, ये अपन अगली क्लास में मिलते हैं। आज यहीं तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथी।